Hello everyone, welcome back to JKSSB Simplified. I hope you all are doing well. तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। उसकी जो ये क्लास सेकंड है, ओके, जो परसेंटेज की भी सेकंड पार्ट होगा। वो लोग जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम अर्थमेटिक या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। परसेंटेज से शुरू होंगी हमारी सीरीज़ और पार्टनरशिप पे इसी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ख़त्म होगी। परसेंटेज का पार्ट 1 हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और परसेंटेज एक बार ख़त्म हो जाती है, आई थिंक ये लास्ट या एक और वीडियो हो सकती है उसकी, तो उसमें हमारा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा लगभग। ऑल इम्पोर्टेंट जो भी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं परसेंटेज में वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम ये सब करेंगे ही, उसके अलावा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन भी करेंगे अगर हमारे पास एक अच्छा टाइम बचता है करने के लिए। बाकी रेस्ट एश्योर्ड सब स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ओके ओके, तो ये सब मेरे बारे में है। मेरा नाम मंजीत है। मैंने अपनी मास्टर्स मैथमेटिक्स में की। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ मैं अपनी मास्टर्स इकोनॉमिक्स में भी कर रहा हूँ। शायद ख़त्म हो जाएगी, शायद क्या ही है, ख़त्म ही होने वाली है, लास्ट सेमेस्टर है तो डिस्टेंस से। मैंने अपना यूजीसी नेट और जेके सेट इकोनॉमिक्स में जो अभी रिज़ल्ट आया था थोड़ी देर पहले जेके सेट का, वो भी मेरा क्लियर हुआ है। मैं जे&के ग्रामीण बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर 1 साल काम किया। ये आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो जे&के ग्रामीण बैंक इज़ अ रीजनल रूरल बैंक। एक ट्रिविया है, ट्रिविया क्या है, एक मतलब फैक्ट है, स्टैट जो करंट अफेयर में भी था कि जो हमारी जो पहले 43 आरआरबीज होती थी अब वो 28 रह चुकी है। मैंने जे&के बैंक में भी, मतलब इसके बाद मैंने रिज़ाइन देके जे&के बैंक में काम किया 2 साल के लिए एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। करंटली मैं एक रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने जेआईबी और सीआईबी भी कर रखा है। ये सब दिखाने का मतलब यही है कि जो भी इसको पहली बार देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि ये सोर्स क्या है, कि आपको क्रेडिबिलिटी का कोई इशू नहीं रहेगा। जो भी कंटेंट होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रेडिबल होने वाला है मेरी तरफ से, और बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम जिस तरह से मैं चीज़ों को किया करता था उस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं ये आपको बता दूं कि मैंने टेलीग्राम लिंक अपने चैनल पे ऊपर लगाया हुआ था। तो बहुत वॉलंटरीली बेसिस पे जो एस्पायरेंट्स उस ग्रुप को ज्वाइन किए हैं, अपने इंटरेस्ट के साथ अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर रहे हैं, तो मेरे को रिस्पांस अच्छा मिला है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करो। तो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को ना बहुत जनता को नहीं पढ़ाना है, ठीक है। मेरे को व्यूज़ से मतलब नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि लोग देखें इस वीडियो को, कम से कम आई मीन सीरियस एस्पायरेंट 100 200 150 तो हों जो मेरी वीडियोस को फॉलो करें। ये नहीं हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, 1 2 लोग ही उसको देखें, मेरी मोटिवेशन भी ख़त्म और आप बस वेट करते रह जाओगे। इसलिए एटलीस्ट अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 4 5 लोग ऐसे हैं जो बहुत सीरियस है जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स को लेके, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ आपको, तो प्लीज़ 4 5 लोगों को ऐड करो उस ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में आई थिंक 100 लोग की ही लिमिट रखूँगा मैं, उससे ज़्यादा ऐड नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि मुझे बस सीरियस एस्पायरेंट्स चाहिए जो सच में सीरियस एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। तो प्लीज़ अगर हो सके तो इस रीच को थोड़ा सा बढ़ाओ और अपने फ्रेंड्स को के साथ शेयर करो और उनको भी ग्रुप में ऐड करवाओ, ठीक है, जो सीरियस एस्पायरेंट्स हो। चलो, कल मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, स्क्वायर्स की और क्यूब्स की, और फ्रैक्शन मैंने आपको वहाँ पे सिखाई भी थी किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है और किस तरह से याद रखनी है। 1 से 30 तक फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स 50 तक और क्यूब्स 20 तक। स्क्वायर और क्यूब्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि खुद कहीं से कर लेना, क्योंकि मैंने कोई ट्रिक इसके लिए इस्तेमाल नहीं की थी स्क्वायर्स और क्यूब्स के लिए। ये रिकॉल हो जाता है। इन तीनों चीज़ों को आप प्रिंट लेके कहीं चिपका दो और सुबह 5 10 मिनट देखो उनको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और जिसने पिछली फ्रैक्शंस के बारे में कुछ पता नहीं है तो पिछली वीडियो में प्लीज़ गो थ्रू करें, और वहाँ पे मैंने अच्छे से फ्रैक्शन समझाई थी और किस तरह से उसको याद रखना है वो भी बताया। ओके, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। हमारा जो ड्रिल रहेगी वही सेम रहेगी कि क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन के ऊपर आता है पॉज करो, उसको 4 5 मिनट लगा के अपनी अप्रोच से निकालने की कोशिश करो। अगर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलता है मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। अगर निकल भी गया तो मेरी अप्रोच भी देख लो
क्योंकि कोई यूनिवर्सल अप्रोच तो है नहीं किसी क्वेश्चन को करने की, तो अपना अपना तरीका होता है, जो तरीका आपको पसंद आए उसी तरह से आप उसमें कर सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो पहले करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंस द प्राइस ऑफ गावास गोज डाउन बाई 16.67%, ठीक है। अब 16.67% आपको लगेगा तो ये तो मुश्किल होने वाला नहीं, क्योंकि मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि 16.67% जो होती है वो फ्रैक्शन होती है, किसकी होती है, 1/6 की, है ना। क्या हो गया है कि प्राइस हमारा कम हुआ है, ठीक है। मतलब 1/6 का मतलब ये है कि 6 में एक कम, मतलब अब 5 हो चुका है, 6 से प्राइस हमारा 5 हो चुका है, ठीक है। देखो, प्राइस जब हमारा कम होगा तो हम एक चीज़ को ज़्यादा खरीद पाएंगे या कम खरीद पाएंगे, ज़्यादा खरीद पाएंगे ना, तो हम कंजम्पशन ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। यही लॉजिक होता है। जब भी कोई प्राइस कम हो रही है तो कंजम्पशन हमारा उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। उसका इन्वर्स कर दें कि प्राइस हमारी अगर ज़्यादा हो रही है तो कंजम्पशन हमारा उसी प्रोपोर्शन में कम होगा। मतलब प्राइस अगर 5 से 6 होगी, ठीक है, तो कंजम्पशन हमारा 6 से 5 हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। ये याद रखना हमेशा। ओके, तो इसमें क्या था, इसमें था कि जो हमारी प्राइस है वो 6 से 5 हो जाएगी। तो मैंने अभी बताया कि जब प्राइस कम होगी तो कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में, मतलब उल्टा हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगी कंजम्पशन हमारी। अब क्या बोला है कि ए मैन, एक आदमी, 9/5 गावास मोर इन आर 300, ठीक है, कि अब हम प्राइस कम होने की वजह से उतने ही पैसों में 5 ज़्यादा गावा खरीद पा रहे हैं। मतलब अगर वो पहले 5 यूनिट गावा खरीद पा रहे थे, ये 5 गावास नहीं है, 5 यूनिट गावास खरीद पा रहे थे, अब वो 6 यूनिट गावास खरीद पा रहे हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का। और ये 1 यूनिट कितना है, क्या, 9/5 गावास मोर, तो 1 यूनिट है ये 5 के बराबर, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात। इसका मतलब क्या है कि जो पहले कितना खरीद पा रहा था, अगर 1 5 के बराबर है तो 5 कितने बराबर हो, 5 5 25। पहले वो 25 खरीद पा रहा था, अब कितना खरीद पा रहा है, 6 5 30। समझ आ रही मेरी बात, कि पहले वो 300 रुपये में 25 गावा खरीद पा रहा था, अब वो 300 रुपये में 30 गावा खरीद पा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 25 गावास की, मतलब पहले एक गावा की प्राइस कितनी थी, 300/25, 12 रुपये। पहले एक गावा 12 रुपये का मिलता था, अब 300/30, एक गावा 10 रुपये का मिल रहा है। समझ रहे हो। तो हमने पुरानी एक गावा की प्राइस और नई एक गावा की प्राइस निकाल ली। पूछा गया व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 डजन गावा, 1 डजन गावा पुरानी प्राइस, ओरिजिनल पूछा है ना, 1 डजन मतलब 12। तो पहले प्राइस कितनी थी, 12, तो 12 × 12 144। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। इसी तरह से 1 डजन अगर नए निकालने होते तो 12 × 10 = 120। समझ आ रही है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसको रेज करने दो, ठीक है। क्या बोला था इसने कि जो हमारी प्राइस है वो इस फ्रैक्शन से 16.67 से कम हुई, तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 16.67 कम हुई है तो मतलब 6 से 5 हुई है, तो कंजम्पशन भी हमारा उल्टा हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। अब इनमें डिफरेंस है 1, और ये 1 का डिफरेंस है 5 के बराबर, कि हम 5 गावास ज़्यादा खरीद पा रहे थे। मतलब पहले कितना खरीदेंगे हम, 5 × 5 25, अभी कितना खरीद पा रहे हैं हम, 6 × 5 30, ठीक है। पहले गावा, एक गावा की प्राइस कितनी थी, 300/25 विच इज़ इक्वल टू 12, अभी कितनी है, 300/30 विच इज़ इक्वल टू 10। पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 डजन का 1, मतलब 12 की प्राइस में 1 दर्जन खरीदना है हमने, तो 12 × 12 144। ओके, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते करने की। बिकॉज एन इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ा है, इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस बाई 25%। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, मतलब 4 से 5 हो चुकी है प्राइस। समझ रहे हो ना। अगर प्राइस 4 से 5 हो गई है तो कंजप्शन क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। अब डिफरेंस कितना है, 1 का। अब पूछा क्या इसने, ए पर्सन कैन बाय 3 लेस, मतलब पहले वो 5 यूनिट खरीद पा रहा था, यूनिट की बात हो रही है, 5 यूनिट खरीद पा रहा था, अब कितने यूनिट खरीद पा रहा है, 4। कितने यूनिट कम खरीद पा रहा है, 1, और ये 1 कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, 1 इज इक्वल टू 3। मतलब पहले वो 5 × 3 15 ऑरेंजेस खरीद पा रहा था, और अब कितने खरीद पा रहा है, 4 × 3 12 ऑरेंजेस खरीद पा रहा है, ठीक है। पहले वो कितने रुपए खर्च कर रहा था, 120, मतलब 120 रुपये में खर्चने पे 120
खर्चने पे कितने ऑरेंजेस खरीद पड़ा था? 15। तो प्राइस कितनी हुई थी एक ऑरेंज की? इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। पहली प्राइस हमारी 8 थी, और अब कितने ऑरेंजेस खरीद पा रहा है? 12। 120 में अगर 12 खरीद पा रहा है तो प्राइस कितनी होगी? 10 RS। अब बोल रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन ऑरेंज। तो ओरिजिनल तो हमने निकाल ली, RS 8। ठीक है, दोबारा से समझने की कोशिश करता हूँ। दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए अप्रोच। अगर नहीं बैठ पा रही ना, दोबारा दोबारा वीडियो देखना 2-3 बार, आपको परसेंटेज बहुत आसान लगेगी। ठीक है, फिर से करते हैं कि इंक्रीज़ हुआ हमारे ऑरेंजेस के प्राइस में 25% से। 25% फ्रैक्शन का मतलब इंक्रीज़ हुआ है 4 से 5। अगर 25% डिक्रीज़ होता 4 से 3 हो जाता। ये अगर प्राइस है तो क्वांटिटी या कंजम्पशन कितना हो जाएगा हमारा? 5 से 4 हो जाएगा। इस यूनिट इसमें कितना डिफरेंस है? 1 का, और ये 1 का डिफरेंस कितना है? 3 के बराबर। मतलब पहले वो 5 तियाँ 15 खरीद पा रहा था, अब वो 12 खरीद पा रहा है। 120 में खरीदता है, तो 120/15 इक्वल टू पहले उसकी प्राइस 8 थी, 120/12, अब उसकी प्राइस 10 RS है। और जो पूछा होगा वो वहाँ पे लगा दो आंसर। ठीक है, चलो तीसरा को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल बाय 27.27%। मुश्किल लगेगा, 27.27% है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये भी फ्रैक्शन है। किसकी फ्रैक्शन है? आपको पता है कि 9.09% किसकी फ्रैक्शन है? इट इज़ ए फ्रैक्शन ऑफ 1/11। तो 27.27 क्या होता है? इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 27.27% जो है वो बन जाएगा 3/11। अब क्या हुआ है? रिडक्शन। मतलब अगर पहले प्राइस 11 थी, अब 3 रिडक्शन, अब कितनी हो जाएगी? 8। प्राइस हमारी 11 से 8 हो गई। समझ आ गई ना आपको इतना? ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, फ्रैक्शन बना दी 3/11। जो हमको पता है कि 9.09 होता है 1/11, 27.27 हो जाएगा 3/11। मतलब रिडक्शन है 3 का, तो प्राइस पहले 11 थी, अब प्राइस 8 हुआ। अब खुद सोचो, जब प्राइस हमारी 11 से 8 हो जाएगी तो हम चीज़ को तो ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो हमारी जो कंजम्पशन होगी वो 8 से 11 हो जाएगी। ठीक है, तो फाइ अब क्या है, तो और 3 का डिफरेंस है ना इसके बीच में, तो ये जो 3 का डिफरेंस है ये कितना है? तो ए पर्सन कैन बाय 9 मोर एप्पल्स। तो ये है 9 के बराबर। इसका मतलब क्या है? 3 = 9, 1 = 3, है ना। 9/3 कर दिया हमने। 3 = 9 अगर है तो 1 = 9/3 = 3। 1 = 3 मतलब पहले कितना वो खरीद पा रहा था? 8 तियाँ 24। अब कितना वो खरीद पा रहा है? 11 तियाँ 33। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब वो 24 मतलब पहले वो 24 खरीदता था, अब वो 33 खरीद पा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही कैन बाय नाउ। यही पूछा हमको कि अब वो कितना खरीद पा रहा है। अब वो 33 खरीद पा रहा है। ओके, समझ आई? फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं शुरू में आपसे 2 बार क्वेश्चन निकालने की कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग के अंदर अप्रोच बैठ जाए, क्योंकि इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्या बोला था इसने कि प्राइस ऑफ एप्पल रिड्यूस हुई 27.27% से। तो हमने जैसे पता है कि 1/11 होता है हमारे पास 9.09%। इसका मतलब जो 27.27% है वो हमारे पास हो जाएगा 3/11। प्राइस जो है वो रिड्यूस हुई है, मतलब 11 से ये 8 बन चुकी है ना। 11 - 3 8। प्राइस अगर 11 से 8 बन चुकी है तो कंजम्पशन हमारी 8 से 11 हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका डिफरेंस जो है वो 3 यूनिट का है, और ये जो 3 है ये कितने के बराबर है? 9 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। 3 तियाँ 9, है ना। 1 = 3। पहले वो कितने ले पा रहा था? 8 तियाँ 24। अब वो कितने ले पा रहा है? 33। और हमको पूछा भी यही है कि अब वो कितने ले पा रहा है। अब हम 33 ले पा रहे हैं। ओके, कुछ था? नहीं था। करते हैं। क्या है ये? 5 चौके 20, हाँ 20। मुझे लगता है नेटवर्क साइट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर प्रॉब्लम होगी तो इस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करते हैं। ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कहीं पॉज़ कर दी या फिर कुछ हो सकता है। फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस बाई 20%। ठीक है, 20% से इंक्रीज़ हुआ है हमारा प्राइस, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? 20% फ्रैक्शन का मतलब 1/5। 5 से 6 हो गई प्राइस। अगर प्राइस हमारी 5 से 6 हो जाएगी तो कंजम्पशन हमारी 6 से 5 हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंस कितना? 1। और ये 1 का डिफरेंस कितना है हमारे पास? 4 ऑरेंजेस लेस, 4 के बराबर। मतलब पहले वो 6 × 4 24 खरीद पा रहा था, अब वो 5 × 4 20 खरीद पा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही यूज्ड टू बाय।
ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं 24। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यार जो पीछे क्वेश्चन किए ना हमने ये वाले, ये सब क्वेश्चन जो भी कि इस टाइप के आते हैं यार, बहुत बार आए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ अगर समझ नहीं आ रही है 2-3 बार वीडियो देखना, अच्छे से समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को हम निकाल सकते हो। ओके, अब पूछा है कि ए 25% हाइक इन बस। ठीक है, हाइक मतलब बस के किराए में, बस फेयर लिखा है 25% इंक्रीज़। अब 25% इंक्रीज़ हुआ है, मैंने पीछे बताया 25% जब भी आपके दिमाग में घुसना चाहिए कि 1/4। अब इंक्रीज़ हुआ तो 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, किराया जो हमारा है वो 4 से 5 हो गया। रिजल्टेड इन एन 11.11% फॉल इन द पैसेंजर ट्रैफिक। अब 11.11% क्या होता है हमारे पास, ये होता है 9, 1/9 मतलब 1/9, और ये फॉल है मतलब 9 से 8 हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा फेयर है बस का और ये पैसेंजर है। ठीक है, कहने की बात ये है कि जब किराया 4 से 5 हो जाता है तो पैसेंजर पहले 9 बैठते थे, अब कितने बैठने लग पड़े हैं, 8 बैठने लग पड़े हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो द डेली कलेक्शन ऑफ बस स्टिल इंक्रीजेज बाय RS 211। तो जो फिर भी दिन में कितना कमा रही है वो बस, 211 ज़्यादा कमा रही है। देखो कैसे कमाती है बस, बस तो वैसे कमाएगी ना, जो कलेक्शन होती है बस की वो कैसी होगी, कलेक्शन लिख देते हैं, ये ऐसी होगी ना कि जितना आपका किराया है, ठीक है, फेयर लिख देते हैं, और कितने सवारियाँ बैठी हुई हैं, मतलब पैसेंजर बैठे हुए हैं बस में, उनको हम पैसेंजर लिख देंगे, यही होगा ना, और यही कलेक्शन होगी। तो पहले क्या थी, पहले 4 रुपये किराया था, 4 किराया रुपये नहीं सॉरी 4 यूनिट किराया था। ठीक है, और पैसेंजर कितने बैठ रहे थे, 9 बैठ रहे थे, यही है ना। तो अब कितने, 5 किराया हो गया है, पैसेंजर कितने बैठ रहे हैं, 8 बैठ रहे हैं, तो ये कलेक्शन हो जाएगी ना 36 यूनिट, 40 यूनिट। ठीक है, यही बात हुई ना। क्या बोल रहा हूँ मैं कि पहले किराया 5/4 इंटू 8/9, क्या किया मैंने, 8, यही किया मैंने कि पहले हमारा 4 किराया था, अब 5 हो गया, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, पहले 9 बैठते थे अब 8 बैठ रहे हैं, दोनों आएंगे हमारे पास 8×40/36। यही जो मैंने ये समझाया यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि 10 चौके 40 डिवाइड भी कर दिया, 10/9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा इनकम थी, मतलब बस ने कितना कमाया, फिर भी उसने, बस ने ये सब करने के बाद बस 211 रुपये कमा रही है। मतलब पहले कितनी कलेक्शन थी, 9 रुपये, 9 यूनिट कलेक्शन थी सॉरी, अब कितनी कलेक्शन हो रही है, 10। तो कितना का इंक्रीज़ हुआ, 1, और ये 1 कितना है, 211 के बराबर। अब क्या पूछा है कि व्हाट वाज द डेली कलेक्शन बिफोर द इंक्रीज़, पहले कितने थे, पहले कलेक्शन कितनी थी, 9 यूनिट। अब 1 यूनिट 211 के बराबर है, तो 9 यूनिट कितना होगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना बन जाएगा, 1899। सिंपल, कुछ था इसमें, नहीं था, फिर से करने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, क्या बोला है कि 20% हाइक, हाइक मतलब इंक्रीज, 25% से आपका आना चाहिए 4 से 5, ये है किराया FARE, रिजल्टेड इन एन 11.11% फॉल, 11.11% फॉल का मतलब है 9 से 8 पैसेंजर। ठीक है, कलेक्शन कितना होता है हमारे पास, कि डेली कलेक्शन, डेली कलेक्शन कैसे आती है, कलेक्शन आती है फेयर इनटू पैसेंजर, कोई फार्मूला नहीं है, बस समझा रहा हूँ मैं आपको। तो कितना बन जाएगा ये, पहले अगर 4 रुपया था अब 5 हो गया है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनको 8/9 से, कितना बन जाएगा 40/36। ठीक है, या तो सिंपल ऐसे कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 36 अगर पहला कलेक्शन थी, 8 इंटू 5 40 कलेक्शन थी। ठीक है, कितना बन गया ये 40/36 हो गया ना सीधे, ये 9, ये 10। ठीक है, अब 1 यूनिट का इंक्रीज़ है, 1 यूनिट हमारे पास 211 के बराबर है। इफ़ 1 = 211, व्हाट वाज द डेली कलेक्शन बिफोर द इंक्रीज़, बिफोर द इंक्रीज़ कितनी कलेक्शन थी, 9 थी, तो 9 इंटू 211 विच इज़ इक्वल टू 1899। ठीक है, सिंपल। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं, पहले खुद सॉल्व करो, नहीं निकलता तो फिर चलो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ए टॉन हैज़ मेल्स एंड फीमेल इन द रेशियो 3:2,
अब 3:2 में है तो हम सिंपल बना देंगे, 30:20 भी लिख सकते हैं। ये हमारे मेल हैं, ये हमारे फीमेल हैं। अब हमको पता है कि 40% ऑफ लिटरेट्स आर मेल एंड 20% ऑफ इलिटरेट आर फीमेल। ठीक है, अगर 40% लिटरेट मेल है, मतलब क्या कहना चाहता है कि उसमें ना LIT लिटरेट भी होंगे, उसमें ILL इलिटरेट भी होंगे। इन लिटरेट में मेल भी होंगे, इन लिटरेट में फीमेल भी होंगे, इन इलिटरेट में मेल भी होंगे, इन इलिटरेट में फीमेल भी होंगे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इनको देखना कि जो इट इज़ नोन डेट 40% ऑफ लिटरेट आर मेल, 40% यहाँ पे, और इस अगर ये लिटरेट 100% हो गया, मेल अगर इसमें 40% है तो फीमेल कितना हो जाएगा 60%। उसी तरह से 20% इलिटरेट और फीमेल, यहाँ पे ये 20% है तो मेल कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा ना। आ रही है समझ? बस 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 ये चीज़ें हमने की तो हो जाएगा। चलो इसको निकालने की कोशिश करते हैं फिर से। ठीक है, ये ध्यान में रखना, उसके बाद निकालते हैं। इट इज़ नोन डेट 40%, ठीक है, 40% मेल। ठीक है, अब देखो बोल क्या रहा है कि जो मेल्स हैं हमारे पास, चलो यहाँ से हम मेल्स ले लेते हैं, मेल्स। ठीक है, मेल्स कितने हैं 40%, 40% का मतलब 0.4। ठीक है, 40% 0.4 क्यों होता है, 40/100 होता है ना, 40% 40/100 होता है, ये 0.4 ही होता है। ठीक है, इसलिए 0.4, 0.4 क्या है ये लिटरेट, L लिख देते हैं, प्लस मेल्स की बात हो रही है, मेल्स इलिटरेट है 80%, मतलब 0.8 I लिख देते हैं। ठीक है, मेल्स 0.4 लिटरेट यहाँ से ले लिया, मेल्स 0.8 इलिटरेट यहाँ से ले लिया। अब ये इक्वल टू कितने के, हमने मेल को 30 रखा हुआ ना, ये हम 30 के बराबर कर देंगे। कुछ गलत किया मैंने, नहीं किया मैंने कुछ गलत। ठीक है, उसी तरह से फीमेल्स F लिख देते हैं, ये कितनी है 0.6 लिटरेट प्लस 0.2 इलिटरेट, और फीमेल कितनी ली है मैंने 20 ली है, 20 ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, दो क्वेश्चन बन गई, इसमें क्या करेंगे हम, या तो लिटरेट को हम इक्वल करें या तो इलिटरेट को इक्वल करें, फिर हमारा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा तो हमारे को एक वैल्यू निकल जाएगी, हमारा आसानी हो जाएगी। चलो लिटरेट को इक्वल करते हैं। लिटरेट में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो एलसीएम 12, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 3 12, 6 दूने 12, ये इक्वल हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। ठीक है, जब हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेल्स बन जाएगा हमारा 1.2L प्लस 0.8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 2.4I, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 90। उसी तरह से पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली को, फीमेल वाली को, ये भी 1.2L प्लस 0 पॉइंट कितना, 2 दूने 4, 4I इक्वल टू 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 40। ठीक है, अब देखो माइनस कर दो, ये माइनस 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 ये कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2.4 से 0.4, 2I इक्वल टू 90 में से 40, 50I इक्वल टू 50/2, 2 इधर आ जाएगा, 25 बन जाएगा। ठीक है, मतलब इलिटरेट कितने हमारे पास 25 हैं। ठीक है, इलिटरेट अगर हमारे पास 25 हैं तो टोटल कितने हमारे पास मेल और फीमेल 30 और 20 50 है, मतलब लिटरेट भी हमारे पास 25 है। ठीक है, अब पूछा क्या हमको, व्हाट परसेंट ऑफ मेल्स इन द टोन आर इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट अगर हमारे पास 25 है और हमने इधर निकाला था कि जो ये इलिटरेट हैं इसमें मेल्स 80% है, तो 25 का 80% कितना होता है, 25 का 80% होता है 8/10 लिख दो, तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4, 5 5 25, 5 4 20। ठीक है, 20 मतलब 20 मेल्स हमारे पास इलिटरेट है, समझ गए ना, 20 मेल्स इक्वल टू इलिटरेट, ये समझ गए। तो बाकी मेल अब क्या लिखा है कि व्हाट परसेंट ऑफ मेल्स इन द टोन आर इलिटरेट, व्हाट परसेंट ऑफ मेल्स इन द टोन आर इलिटरेट। ठीक है, मेल्स टोटल कितने हैं 30, इलिटरेट मेल कितने हैं 20, तो 20/30 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, परसेंटेज निकालनी है तो 20 × 30 × 100 कर देंगे, 66.67%। ठीक है, 20/30 × 100, मुझे लगता है इतनी फ्रैक्शन तो आप निकाल ही लोगे। तो कुछ नहीं था यार, दिखने में लंबा लग रहा है, बहुत सिंपल था, मैंने तो मतलब जल्दी जल्दी में निकाला, आपको समझा दिया, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक इससे ईजी अगर हो सकता तो करो, लेकिन मैंने जितना आसानी से करवाने की कोशिश की और जिस तरह से मैं कर सकता था एग्ज़ाम में,
मैंने किया इस क्वेश्चन को। दोबारा अगर समझना है तो मैं दोबारा करवा देता हूँ, ठीक है, नो इश्यू। चलो भाई, अरे भाई साहब, और बियर विद माई हैंड राइटिंग बहुत गंदी है यार। ठीक है, क्या बोल रहा था कि मेल्स और फीमेल 3:2 में है, तो हमने ये 30 मान लिया, ये 20 मान लिया, ये मेल्स हैं, ये फीमेल हैं। अब हमको पता है कि साइड में लिख देंगे इधर जैसे कि लिटरेट में भी मेल आएंगे, लिटरेट में भी फीमेल आएंगे, इलिटरेट में भी मेल आएंगे, इसमें फीमेल आएंगे। और कितना दिया है, 40% ऑफ लिटरेट आर मेल, मतलब ये 40% होंगे तो 60% फीमेल होंगे। उसी तरह से 20% आर फीमेल, अगर ये 20% फीमेल है तो 80% मेल होंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे मेल कर दिया। मेल कितने हमारे पास 0.4 लिटरेट प्लस इसमें मेल इलिटरेट कितने हैं 0.8 आई। आपको पता है 0.4 कैसा आया, 0.8 कैसा आया, क्योंकि 40% अगर निकालेंगे 100 का तो वो 0.4 ही आता है। ठीक है, इज इक्वल टू मेल है कितने टोटल 30, उसी तरह से फीमेल, फीमेल कितनी थी 0.6 एल प्लस 0.2 आई, और ये है 20। अब या तो एल को इक्वल करो तो या तो आई को, तो मैंने एल को इक्वल किया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से, मतलब पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा हमारा 1.2 एल, और ये बन जाएगा 2.4 आई इक्वल टू 90, नीचे बन जाएगा 1.2 एल प्लस 0.4 आई इक्वल टू 40, माइनस 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 करेंगे ये कट जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 आई इक्वल टू 90 माइनस 40 50। इलिटरेट टोटल है हमारे पास 25, है ना, इलिटरेट टोटल है 25। तो इलिटरेट में मेल है 20%, तो 25 का 80%, सॉरी 80% कितना होता है 20 होता है, मतलब 20 इलिटरेट आर मेल्स। ठीक है, तो टोटल पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ मेल्स इन द टोन आर, मेल कितने हैं 30 है, इलिटरेट मेल कितने हैं 20 है, तो 20/30 विच इज़ इक्वल टू 66.67%। ओके, आसान था, 2 बार देखना इसको, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो ठीक है, ग्रेप्स वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। देखो यार, जब ग्रेप्स के क्वेश्चन करोगे ना, पहले तो ये सुन लो, ग्रेप, एक ग्रेप में क्या होता है, या तो उसके अंदर पानी होता है ना, और छिलका होता है, पल्प। ठीक है, और जो पानी होता है ना, पानी कांस्टेंट नहीं रहता है कभी, मतलब सूख जाता है इवेंचुअली, गर्मी के साथ साथ सूखने लग पड़ता है, लेकिन जो पल्प होता है, छिलका होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, ओके, क्या है क्वेश्चन, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर बाई वेट। ठीक है, ठीक है, अगर ये 80% अगर इसमें वाटर है तो इसका मतलब 20% पल्प होगा, समझ गया ना मेरी बात। ठीक है, ए पर्सन ड्राइज सम क्वांटिटी ऑफ फ्रेश ग्रेप्स इन द सन। अब बोल रहा है कि पर्सन ने ग्रेप्स को सुखाया, अगर ग्रेप्स को सुखाया तो क्या होगा, पानी कम हो जाएगा। ठीक है, ही इज़ लेफ्ट विद 5 kg ऑफ ड्राइड ग्रेप्स विच हैव ओनली 30% वाटर। मतलब पहले इसकी ये क्वांटिटी 1 है, ठीक है, ये क्वांटिटी 1 है हमारी, क्वांटिटी 1 में क्या है 80% वाटर है, 20% पल्प है। अब बोलता है कि उसने थोड़ा सा ग्रेप सुखा दिए। ठीक है, सुखा दिए तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी आएगी उसको मान लो क्वांटिटी 2 लिख देते हैं। क्वांटिटी 2 में क्या होगा हमारे पास, क्वांटिटी 2 में क्या होगा कि हमारे पास 5 kg ड्राइड ग्रेप्स बचेंगे, मतलब उसमें पानी भी होगा और पल्प भी होगा, पर कितना होगा 30% वाटर, अगर 30% वाटर है मतलब 70% तो पल्प होगा। ठीक है ना, और ये जो सेकंड क्वांटिटी है ये हमारे पास 5 kg की है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, लेकिन क्वांटिटी 2 हमारे पास टोटल 5 kg की है। देखो, अगर पहले क्वांटिटी में 80% वाटर है तो 20% पल्प है, क्वांटिटी 2 में अगर 30% वाटर है तो 70% पल्प है। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, कि जो पल्प होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे पल्प 20% है और यहाँ पे 70% है, पर दोनों जगह पल्प की जो क्वांटिटी होगी ना वो बराबर होगी। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 20, इससे कंफ्यूज नहीं होना लाइन से यार, के क्या लिखेंगे 20% ऑफ पल्प इन क्वांटिटी 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 को निकालेंगे,
70% इन क्वांटिटी 2। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है ना, क्योंकि ये पल्प अगर यहाँ पे भी कुछ है एक्स है तो यहाँ पे भी ये एक्स ही होगा ना, इसलिए क्योंकि पल्प तो कभी कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो 20% ऑफ पल्प इन क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू 70% ऑफ पल्प इन क्वांटिटी 2। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की रेशो आ जाएगी। ठीक है, पल्प की रेशो नहीं आएगी, क्वांटिटी पूरे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की रेशो आएगी। ठीक है, 20% ऑफ पल्प इन क्वांटिटी 1 इक्वल टू 70% ऑफ पल्प इन क्वांटिटी 2। तो क्या आ जाएगा, क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 आ जाएगा हमारे पास 70 का 70 उधर रहेगा, 20 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो बटा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल, तो क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 कितना आ जाएगा, 7/2। इसका मतलब क्वांटिटी 1 हमारे पास 7 यूनिट्स की थी और क्वांटिटी 2 हमारे पास 2 यूनिट की है। ठीक है, अब हमको पता है कि जो क्वांटिटी 2 है वो हमारे पास टोटल 5 kg की है। इसका मतलब जो है 2 जो हमारे पास है वो 5 kg का है। तो 1 कितना होगा हमारे पास, 5/2 इक्वल टू 2.5 बन जाएगा, 2.5। मतलब 1 यूनिट हमारे पास 2.5 का है। हमने क्या निकालना है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ फ्रेश ग्रेप्स डिड ही स्टार्ट विद, हमको क्वांटिटी 1 निकालनी है। ठीक है, अब क्वांटिटी 1 हमारे पास 7 यूनिट बन गई है, तो 1 यूनिट हमारे पास कितना है, 1 नहीं है, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट हमारे पास 2.5 है। तो 7 यूनिट कितने हो गए, 7 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 17.5 kg। आगे समझ? ठीक है, आपको ये बहुत आसान है यार, इसको जितना आसान हो सकता था ना, ये लिखने में खिचड़ी दिख सकती है आपको या फिर लंबा लग रहा होगा, लेकिन 2-3 बार आप वीडियो देखोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर भी समझ नहीं आएगी। यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, प्लीज़ बेयर करना इसे। दोबारा से समझते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है कि फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% ऑफ वाटर बाय वेट। हमने यहाँ पे क्वांटिटी 1 लिख ली, हमने यहाँ पे क्वांटिटी 2 लिख दी। ठीक है, अब क्वांटिटी 1 में क्या है, वाटर हमारे पास 80 है, तो इसका मतलब जो पल्प है वो हमारे पास 20 हो जाएगा, परसेंट। उसी तरह क्वांटिटी 2 में क्या है, वाटर हमारे पास 30 है, इसका मतलब पल्प जो है हमारे पास 70 होगा। लेकिन हमको पता है, ठीक है, कि पल्प की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और ये क्वांटिटी 2 है हमारे पास 5 kg। ठीक है, ठीक है, तो हमारे को इसमें क्या करना है, हमारे को करना है कि पल्प अगर हमेशा इक्वल रहता है तो 20% ऑफ क्वांटिटी 1 ऑफ पल्प इज इक्वल टू 70% ऑफ क्वांटिटी 2। तो इससे हमारी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की रेशियो निकल जाएगी, 70/20। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, इसका मतलब है 7/2। ठीक है, लेकिन जो 2 है मतलब क्वांटिटी 1 ये आ जाएगा हमारे पास, क्वांटिटी 1 ये क्वांटिटी 2, तो क्वांटिटी 2 हमारे पास 5 kg की है, मतलब 2 इक्वल टू 5 kg, 2 यूनिट इक्वल टू 5 kg, 1 यूनिट इक्वल टू 2.5 kg आ जाएगा, 5/2। हमको क्या निकालना है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ फ्रेश ग्रेप्स डिड ही स्टार्ट विद, इसका मतलब 7 क्वांटिटी निकालना है हमने, 7 इंटू 2.5 इक्वल टू 17.5। ओके, आसान है ना? ठीक है, अब नए क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करते हैं। बस उसी तरह से निकालना है। इन 9 kg वाटरमेलन हैज़ 88% वाटर, उसके बाद थोड़ा वाटर एवेपोरेट हो जाता है और वाटर की परसेंटेज 84% हो जाती है, लेकिन पल्प तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर क्वांटिटी 1 में, उसी तरह से लिखते हैं, क्वांटिटी 1 में वाटर 88 है तो हमारे पास पल्प कितना होगा, 12 होगा। उसी तरह से क्वांटिटी 2 में अगर वाटर 84 बचा है तो पल्प कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी तरह से निकालेंगे हम कि 12 ऑफ क्वांटिटी 1 इक्वल टू 16 ऑफ क्वांटिटी 2। आई होप आपको समझ आ रही है। तो क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 बन जाएगा हमारे पास 16/12, 4, 3। क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 इक्वल टू 4/3, मतलब पहले क्वांटिटी 4 थी, वेपोरेट होके 3 बन गई है। ठीक है, ए 9 kg, तो मतलब जो पहले 4 था वो 9 के बराबर। व्हाट इज़ इट्स वेट नाउ, अगर 4 इज इक्वल टू 9 था, इसका मतलब क्या है, 1 इक्वल कितना होगा, 9/4 विच इज़ इक्वल टू 2 पॉइंट कितना होता है, 25। ठीक है, तो 3 इक्वल टू कितना होगा, मतलब क्वांटिटी 2 3 आई ना हमारी, 3 इक्वल टू 3 इंटू 2.25, ये बन जाएगा 3 दूनी 6 पंजे 6.75। ठीक है, देखो यहीं से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे आप। अगर 4 इक्वल टू 9 आ जाएगा तो 3 इक्वल टू वट, ऐसे ऐसे कर दो, 9 इंटू 3/4, 9 3 27, 27/4 विच इज़ इक्वल टू
6.75। ठीक है, इसको दोबारा क्या करना है, क्योंकि पिछला जैसे हमने दोबारा किया था वैसे ही है, तो आई होप आपको और समझ आ गई होगी ये ओके। ये वाले क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वैसा ही है वैसे। ठीक है, ए वाटर कंटेन 65% वाटर, तो क्वांटिटी 1 अगर लिख लें हम, और उसके बाद 65% वाटर, वाटर कितना है 65 है, पल्प कितना होगा हमारे इसमें 45। अब क्वांटिटी 2 में क्या बोलता है कि आफ्टर इतना हमने वाटर वेपोरेट हो गया, द वाटर परसेंटेज कम्स डाउन टू 55%। तो वाटर कितना हो गया 55, पल्प कितना बचा 100 माइनस 55 कितना हो जाएगा 35। अरे यार 45 होगा ये, और ये 35 होगा, सॉरी 65 35, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा। तो उसी तरह से 35 ऑफ क्वांटिटी 1 इक्वल टू 45 ऑफ क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 इक्वल टू 45 अपॉन 35 इक्वल टू 7, 9 7 पंजे 35, 9 बचे 45, 9/7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास क्वांटिटी 2, ये आ जाएगी हमारी क्वांटिटी 1। अब पूछा क्या है इन्होंने कि इतना हमने 3.5 किलो वाटर वेपोरेट होने की वजह से ये क्वांटिटी 2, ठीक है। देखो पहले क्वांटिटी 9 थी हमारी, ठीक है, इसको मिटा दो। पहले क्वांटिटी हमारी 9 थी, अब क्वांटिटी हमारी 7 हो गई, मतलब डिफरेंस कितना है 2, और ये 2 क्या हुआ वेपोरेट हुआ है, कितना हुआ है 3.5 kg, तो 2 यूनिट इक्वल टू 3.5 kg। ठीक है, तो हमको क्या बताया व्हाट वाज द इनिशियल वेट ऑफ द वाटरमेलन, हमको 9 निकालना है ना। अगर 2 इक्वल टू इस तरह से है ना, 2 इक्वल टू 3.5 kg, तो 9 इक्वल टू वट, इनको ऐसे कर दो यार, 2 इंटू नहीं 3 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन 2, ऐसा आएगा ना, ऐसे आएगा क्या, हाँ ठीक है। 9 3 27, 9 पंजे 45, 31.5 अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारे पास 15.75 kg। ठीक है, इतना क्वेश्चन, ये आंसर आ गया हमारा। कुछ था नहीं था, उसी तरह से था, दोबारा करना है तो कर लेते हैं। ओके, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ए वाटरमेलन कंटेन 65% वाटर, ठीक है, अगर 65% वाटर है क्वांटिटी 1 में, तो वाटर इक्वल टू 65%, इसका मतलब हमारा जो पल्प है वो है 35%। अब बोलता है कि इतना हमने वेपोरेट किया, तो वाटर परसेंटेज कम्स डाउन टू 55%, मतलब क्वांटिटी 2 जो हमारी बनी वो वाटर उसमें है 55%, और हमारा जो पल्प है वो बना 45%, लेकिन पल्प तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो 35 ऑफ क्वांटिटी 1 इक्वल टू 45 ऑफ क्वांटिटी 2। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 इक्वल टू 45 अपॉन 35, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 से 7, मतलब पहले 9 यूनिट की क्वांटिटी थी, अब ये 7 यूनिट की क्वांटिटी हुई। कब हुई है, जब 3.5 किलो हमने इसमें वेपोरेट किया है, मतलब ये जो 9 मैंने 7 2 है ना, वो 2 है 3.5 के बराबर। अगर 2 3.5 के बराबर है तो इनिशियल वेट मतलब 9 कितना होगा, 9 इंटू 3.5 अपॉन 2, यही होगा ना। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा सॉल्व करके 15.75, सिंपल। ओके, हेलो, ओके। उसके बाद बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टोन गोज अप बाई, चलो इस क्वेश्चन को निकालते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खुद कोशिश करो सॉल्व करने की, उसके बाद देखो हम कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टोन गोज अप बाई 25%। ठीक है, 25% इन ए ईयर, 25% का मतलब क्या है, 4 से 5 होगी, फ्रैक्शन पता है ना, 25% इक्वल टू 1/4, अगर इंक्रीज़ हुए तो 4 से 1 ऐड हो जाएगा, 5 बन चुका है। देन गोज डाउन बाई 4%, अब 4% की फ्रैक्शन पता है ना आपको, वो 1/25, अभी क्या हुआ है डाउन, मतलब डिक्रीज़ हुई है, 25 से 1 कम 24 हो गई है, मतलब 25 से 24 हो गई है। एंड देन गोज अप बाई 25%, फिर से 4 से 5 हो जाएगी। ठीक है, ईयर आफ्टर एंड सो ऑन, इफ़ द पॉपुलेशन बिकम्स आफ्टर 5 ईयर, पहले साल ये था, दूसरा साल ये था, तीसरा साल ये था, 5 साल तक जाना है हमको, मतलब अब दोबारा से 25 से 24 आ जाएगा ना, इसी क्रोनोलॉजी में, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, उसके बाद फिर से 4 से 5। ठीक है, ये हो गया 5 साल। अब बोलता है 5 साल के बाद इसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। ठीक है, तो बताओ करंट पॉपुलेशन कितनी है। ओके, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, करंट पॉपुलेशन तो पता ही नहीं है हमको, हमको तो 5 साल बाद वाली पॉपुलेशन का पता है, तो ठीक है ना, एक्स मान लेते हैं करंट,
एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से ये जा रही है, 4 से 5 हो रहा है, मतलब 5/4, फिर क्या हो रहा है 25 से 24 हो रहा है, मतलब 24/25 कर दिया हमने। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से 4 से 5, 5/4 कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है हमारे को, फिर से वही 24/25 और लास्ट में फिर से 4/5। ठीक है। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं समझ के लिए कि x इंटू 5/4 इंटू 24/25 इंटू 5/4 इंटू 24/25 इंटू 5/4 इज इक्वल टू, मतलब x करंट पॉपुलेशन 1 2 3 4 5, 5 साल के बाद कितना है 22,248, ये दिया हुआ है ना 22,248। तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, 5×5 = 25, यहाँ से 25 उठ जाएगा। ठीक है, 5 से ये 5 उठ जाएगा, 4 से 6 बन जाएगा, 4 से ये भी 6 बन जाएगा, ये 4 2 है तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, x इंटू 6×18/5×2 ये बन जाएगा 22,248। बस अब सिंप्लीफाई है और क्या ही है, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा इस साइड आके, 248 इंटू 10/18। तब 18 से इसको करेंगे तो 18 एकम 18, 4 42, 18 2 36, 64, 18 3 54, 10 108, 18 6 12 3 12 6 3 इंटू 10, x इज इक्वल टू 12,360, मतलब करंट पॉपुलेशन इसकी 12,360 है। सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना सॉल्व तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको हो ही जाएगा। फिर से समझना है तो समझ लेते हैं इसको। वैसे कुछ था ही नहीं इसमें, हलवा था ये क्वेश्चन, बस सिंप्लीफाई करने में टाइम लग गया, उतना भी नहीं लगता, ये मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन गोज बाय 25% इन ए ईयर, देन गोज डाउन बाय 4%। 25% इंक्रीज हो रहा था, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए 4 से 5 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 4% से हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा 24 हो रहा है, 25 से 24 हो रहा है। उसके बाद बोलता है फिर से ये 25%, मतलब 5 से 4 हो रहा है। और ये कब तक होगा, 5 साल तक होगा। दोबारा से हमारा 24/25 और दोबारा से हमारा 5/4। करंट पॉपुलेशन निकालनी तो करंट एक्स मान लेते हैं, और कितनी हो रही है 22,248। इन सब को सॉल्व करेंगे तो 12,360 हमारा करंट पॉपुलेशन निकल जाएगी। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाता है यार, मैं इसलिए जल्दी कर पाता हूँ क्योंकि बहुत प्रैक्टिस है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपको आने लगती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को इसी तरह से आप निकाल सकते हो यार, बाकी कोई तरीका नहीं है निकालने का। ठीक है। तो देखो यार, अगर आपको कहीं पता नहीं चल रहा ना कि इस तरह से निकल भी नहीं रहा होगा, तो ऑप्शन यूज़ करके भी निकाल सकते हो। 12,360 दिया होगा तो पहले साल 25% इंक्रीज़ हो रही है, तो मान 5/4 कर दो। उसके बाद जो आएगा उसको दोबारा से 24/25 कर दो। उसके बाद जो आएगा उसको फिर से 5/4 कर दो। लास्ट में ये आ जाएगा, तो जो ऑप्शन ये आएगा, तो मतलब टाइम लग सकता है बट वैसे भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है, दोबारा करते हैं, अच्छे से करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं यार। तो कहता है कि 25% से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन अगर पहले 4 थी तो 5 हो रही है, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन का मतलब है 1/4। इंक्रीज़ हो रहा है तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा, 5 बन जाएगा। उसके बाद 4% से डिक्रीज़ हो रही है, 4% का फ्रैक्शन 1/25, डिक्रीज़ हो रही है 25 - 1 24। अगर यही 4% इंक्रीज़ होती तो 1/25 इंक्रीज़ हो रही है, 25 में 1 ऐड कर देते तो 25 का 26 बन जाता, लेकिन यहाँ पे 25 का 24 बन रहा है। फिर 25% इंक्रीज़ हो रही है, मतलब 4 से 5 बन रहा है, और ईयर आफ्टर दैट एंड सो ऑन कब तक, 5 साल तक, मतलब फिर से हमारा 25 से 24 और 5वें साल फिर से 4 से 5। ठीक है, ये कब होगा, और 5 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो इतना बन रहा है। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब करंट वाली पॉपुलेशन में इस तरह से, इसको करंट एक्स को हम करंट मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको करंट निकालनी है। एक्स में इस सब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी 5 साल के बाद पॉपुलेशन आएगी, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है, वो इतनी आएगी। ठीक है, तो बस कर दो,
एक्स इंटू कितना बना, 4 से 5 बना, 5 ऊपर आएगा, 4 ऐसे, 25 से 24 बना, 24 ऊपर आएगा, 25 नीचे, 5 ऊपर 4 नीचे, 24 ऊपर 25 नीचे, 5 ऊपर 4 नीचे, ये बन जाएगा 22,248 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो एक्स जो करंट है वो बन जाएगी हमारी 12,360। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। तो आई होप कि आपको समझ आ रही है मेरी चीज़ें। मैं ना पहली बार पढ़ा रहा हूँ सच बोलूँ तो, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि फ़ॉर्मूले तो हमने कुछ पढ़े नहीं। जिस तरह से मैं क्वेश्चन को टैकल करता था, जिस तरह से मैं इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, कि जैसे अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएँगे मैं किस तरह से करता हूँ, वो अप्रोच आप भी सीख पाओ मेरी। अगर आपको लगता है कि मेरी जो जो अप्रोच है सिखाने की, या जो मेरी अप्रोच है करने की, ये अच्छी लगती है आपको, तो आप इसको अडैप्ट कर सकते हो ना, है ना? अपने अंदर इम्बाइब ले कर सकते हो उस चीज़ को। तो सीख सकते हैं आप मेरे से। मैं हर वीडियो में थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, मेरे को जॉब पे जाना होता है, उसके बाद आके मुझे वीडियो भी बनानी पड़ती है और सब कुछ एडिटिंग वगैरह खुद करना पड़ता है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप लोग सीरियस हो पढ़ने के लिए, ठीक है? तो प्लीज़ अपने ये सीरियसनेस दिखाए रहना मेरे लिए, ठीक है? और प्लीज़ पढ़ो। आप पढ़ोगे, आप मेरी वीडियोज़ को अच्छे से देखोगे, तो यू नो मेरे को ही मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, जो मैं पढ़ा पा रहा हूँ लोग उसको अच्छे से रिसीव कर पा रहे हैं। इन केस अगर आपको कुछ शिकायतें हैं मेरे से, या मेरे पढ़ाने के तरीके से, या फिर कुछ और भी ग्रीवेंस है, तो प्लीज़ टेलीग्राम पे रीच आउट करें। जेके एसएसबी सिंप्लीफाइड को सर्च कर सकते हो, या फिर इस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगाया हुआ है। एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो में भी लगाया हुआ था, पता नहीं क्यों नहीं वो वहाँ पे लग पा रहा वो लिंक। आई थिंक वो वेरीफाई कर रहे हैं कोई चीज़ें, लेकिन वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वो वहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल। ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, फिर से बता सकता हूँ, 100 लिमिट रखेंगे ग्रुप की, क्योंकि मुझे चाहिए सीरियस कैंडिडेट्स जो पढ़े। तो और कुछ सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो सीरियस है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम को लेके। तो इसी तरह से नई वीडियो आएगी। आई थिंक परसेंटेज में अगर आप कुछ रहता है पढ़ने का, शायद पीवाईक्यूज़ वगैरह डिस्कस करना है, या फिर कोई आपके क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ आपके लिए, किस तरह से मैं कर पाऊँगा, या इस तरह से, तो आई थिंक एक और वीडियो लाएँगे हम परसेंटेज का, वो लास्ट वाली रहने वाली है। तो ठीक है, वीडियोज़ को बार-बार देखो, बार-बार देखो, क्योंकि ये भी मेरा फोर्टे रहा है कि जब मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो मैं उसको 10 बार देख लेता हूँ, 12 बार देखते इवेंचुअली वो दिमाग में घुस जाती है। तो प्लीज़ आप भी इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि यार एक बार अर्थमेटिक आपके दिमाग में आ गया ना तो कभी भूलता नहीं है, ठीक है? इसकी एप्लीकेशन हर जगह है, रीज़निंग में भी लग जाती है इसकी एप्लीकेशन। तो प्लीज़ बार-बार वीडियो को देखो, फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस, ठीक है? स्क्वेयर्स और क्यूब्स जो मैंने बोला था उस तरह से करो, एंड सेहत का ख्याल रखो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।